हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है हिडन आशिक भाग 2। विराज के तीव्र घूरने से प्रिया के दिल की धड़कन को उसकी पसलियां तक पहुंचा दिया था। 15 साल की लड़की के लिए कुछ अच्छा पैक करो, विराज ने पहले आदेश दिया। विराज की आवाज धीमी गड़गड़ाहट थी जिसने प्रिया की रीढ़ को कपकपी से भर दिया। अब अपनी बाहों को उस प्रभावशाली छाती पर मोड़कर वह एक रेशमी शर्ट में पिंजरे में बंद शेर की तरह एक अनकही ऊर्जा से कंपन करता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके चौड़े कंधे उसके सूट के कपड़े पर दबाव डालते थे और हर कुछ सेकंड में वह अपना वजन बदलता था। एक सोने की घड़ी की चमक दोपहर की शांति को बाधित करने वाली एकमात्र ध्वनि थी। प्रिया के मन में भ्रम की स्थिति छा गई। वह संभवतः किसी अजनबी के लिए गिफ्ट कैसे चुन सकती है, विशेषकर युवावस्था के कगार पर मौजूद लड़की के लिए। उसे घबराहट ने घेर लिया। आखिरकार एक गहरी आह के साथ वह डिस्प्ले केस के आखिरी डिब्बे तक पहुंची। अंदर उसकी सबसे कीमती इच्छा थी गुलाबी फूलों के पेंटेड के साथ एक नाजुक नेकलेस। उस नेकलेस के चैन पर यू आर ब्यूटीफुल अंकित था। जब भी प्रिया की नजर दुकान में रखे उस नाजुक हार पर पड़ती तो उसके दिल में एक नाजुक इच्छा जाग उठती। वह यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि कोई इसे इतना सुंदर गिफ्ट कब देगा। यह विचार ही उसकी आत्मा में लालसा की एक किरण जगा रहा था। फिर भी वास्तविकता कठोर और अडिग रही। उस गरीब लड़की के लिए हार खरीदना तो सवाल ही नहीं था। अपनी छोटी सैलरी से वो मुश्किल अपने खर्चों को पूरा कर सकती थी। ऐसी विलासिता में लिप्त होना उसकी पहुंच से बाहर एक दूर का सपना था। शायद आर्या ने थोड़ा सोचा, शायद प्रिया ने सोचा, थोड़ी सुंदरता इसे प्राप्त करने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गहरी सांस लेते हुए उसने लपेटा हुआ बॉक्स पेश किया। आपका गिफ्ट तैयार है सर। उसकी आवाज हल्की सी फुसफुसाई थी। यह $60 का है, उसने बैग उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही उसने कीमत का जिक्र किया, विराज की आंखों में मनोरंजन की एक झलक नाच उठी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल गई। क्या अभी भी उसने मुझे नहीं पहचाना? विराज विसेंट, देश का सबसे हॉट बैचलर लड़का और बिजनेस टाइकून। हर कोई पेपर या मैगजीन और गपशप में छपा हुआ है। फिर भी यह लड़की यहाँ खड़ी थी, बेखबर, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। उसने अपने पर्स से $100 का नोट निकाला जिसका कुरकुरापन उसकी गर्माहट के विपरीत था। जैसे ही वह गिफ्ट बैग की ओर बढ़ा, उसके हाथ में करंट महसूस हुआ। उनकी उंगलियां आपस में टकराई। 1-2 सेकंड का संपर्क, फिर भी इसने विराज को एक झटका दिया जिससे उसकी सांसें थम गई। आश्चर्य की वही झिलमिलाहट देखने की उम्मीद में उसकी नजर प्रिया की ओर गई, लेकिन उसकी आंखें एक अलग तरह के भ्रम से चौड़ी थी। घबराकर प्रिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। पैसे उसकी हथेली में गिर गए। उसके गालों पर लाली खिल गई, गर्दन तक गर्मी फैल गई। यह अपरिचित अनुभूति, झुनझुनी भरी गर्मी जो जंगल की आग की तरह उसके अंदर फैल गई, उसने प्रिया को अवाक कर दिया। उसके साथ यह क्या हो रहा था? विराज ने अपना गला साफ किया। अचानक खामोशी में आवाज खुरदुरी हो गई। बाकी पैसे अपने पास रखो, वह बुदबुदाया। उसकी आवाज सामान्य से थोड़ी कर्कश थी। इस मुठभेड़ ने उसे इतना अधिक परेशान कर दिया था जितना उसने स्वीकार की परवाह नहीं की थी। उस पर एक अंतिम लंबी नजर के साथ जो उसकी स्मृति में जलती हुई प्रतीत होती थी, वह मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। वह इस लड़की के प्रति महसूस किए गए खिंचाव को बयान नहीं कर सका। जैसे ही विराज ने दुकान छोड़ी, प्रिया पास वाले स्टूल पर बैठ गई और एक स्थिर सांस छोड़ी। उनका दिल अभी भी उनकी बातचीत से धड़क रहा था। अरे, विराज विसेंट हमारी दुकान में क्या कर रहे थे? मिनी ने दुकान में प्रवेश करते हुए कहा। वह इस मुलाकात से अस्तव्यस्त दिख रही थी। कौन? प्रिया ने पूछा। उसका भ्रम
स्पष्ट था। मिनी की आंखें चौड़ी हो गई। विराज विसेंट, मूर्ख, इस मॉल का मालिक, वह बेहद सुंदर अरबपति जिसके बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, क्या तुम पहले ही भूल गई हो? हे भगवान, वह विराज विसेंट था। प्रिया ने हांफते हुए कहा। उसे एहसास हुआ वह इतनी बेखबर कैसे हो सकती थी। उसने न केवल शहर के सबसे ताकतवर आदमी के साथ एक नियमित ग्राहक की तरह व्यवहार किया था, बल्कि उसने उससे पैसे मांगने की भी हिम्मत की थी। शर्मिंदगी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। कार के इंजन की लयबद्ध गड़गड़ाहट ने विराज के अंदर पनप रहे तूफान को शांत करने में कोई मदद नहीं की। हालांकि उसका शरीर उसे घर की ओर धकेल रहा था, लेकिन उसके विचार उस नीली आंखों वाली लड़की की यादों में डूबे हुए थे जिसका उसने पहले सामना किया था। उसने उसके नाम सहित उसके बारे में अधिक जानकारी न जुटा पाने के लिए खुद को कोसा। अचानक एक घुसपैठे विचार ने उसके दिमाग पर आक्रमण किया। उसे अपने बिस्तर पर अपने नीचे आनंद की स्थिति में कल्पना करते हुए देखा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वह बहुत छोटी दिखती है, शायद माही से बस कुछ ही साल बड़ी है। उसने खुद को डांटा। अपने दिमाग में चमकती अनुचित छवियों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मलाईदार सफेद त्वचा का आकर्षण कायम रहा और अपनी काल्पनिक कोमलता से उसे लुभाता रहा। उसकी त्वचा को छूना और सहलाना कितना अच्छा लगेगा। इस विचार ने उसे परेशान कर दिया, जिससे उसकी अंदर की उथल पुथल और बढ़ गई। धिक्कार है, वह अपने विचारों को नियंत्रित करने में असमर्थता से निराश होकर बुदबुदाया। वह सख्त तौर पर ऐसी अजीब कल्पनाओं को अपने दिमाग से निकाल देना चाहता था, खासकर दिन के उजाले में। जल्द ही उसे अपनी पैंट में एक असहज जकड़न महसूस हुई, जो उसकी उत्तेजना की शारीरिक याद दिलाती थी। उफ, उसने मन ही मन गाली दी। उसकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। आपने कुछ कहा सर? उसके सचिव ने रिव्यू मिरर से उसकी परेशानी देखकर पूछताछ की। एसी चालू करो, विराज लगभग चिल्लाया। उसका स्वर निराशा से पतला था। एसी पहले से ही चालू है और आज मौसम काफी सुहावना है। विराज की अचानक ऐसे व्यवहार से हैरान उसके सचिव ने सोचा। फिर भी उसने अपनी परेशानी कम करने की उम्मीद में आज्ञाकारी ढंग से तापमान को कम कर दिया। माही की आंखें टीवी पर टिकी हुई थी। उसकी मुस्कान चौड़ी थी क्योंकि बीटीएस के परिचित चेहरे स्क्रीन पर नाच रहे थे। उनके संगीत की तेज आवाज ने कमरे को भर दिया। उसका शरीर अनजाने में ताल पर झूम रहा था। दरवाजे पर दस्तक ने उसे चौंका दिया। स्क्रीन पर जीवंत दुनिया की जगह पल भर में उसके बेडरूम की वास्तविकता ने ले ली। अंदर आओ, उसने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य का भाव था। दरवाजा चरमरा कर खुला और विराज, उसका बड़ा भाई, प्रकट हुआ। उसकी भूरी आंखों में एक शरारती चमक चमक रही थी। उसके होठों के कोनों पर एक चंचल मुस्कान तैर रही थी। हाय राजकुमारी, विराज ने प्यार से कहा। उसकी आवाज प्यारी और शरारती थी। माही को वह नाम बहुत पसंद था। यह उनके द्वारा साझा किए गए अनूठे बंधन की याद दिलाता था। विराज ने उसे बिगाड़ दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उसे एक पिता के अटूट प्यार से पाला। विराज भाई, उसने कहा। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अपने पसंदीदा भाई को देखकर उसके भीतर संतोष की चिंगारी भड़क उठी। तुम क्या देख रही हो राजकुमारी? विराज ने पूछताछ की। उसकी आवाज में मनोरंजन नृत्य हो रहा था। उन्हें ठीक ठीक पता था कि स्क्रीन पर क्या है। कुछ नहीं, माही ने हकलाते हुए कहा। उसके गालों पर लाली दौड़ गई। अपने पसंदीदा के पॉप समूह का आनंद लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसे शर्म महसूस हुई। रिमोट की एक चिलमिलाहट के साथ टीवी स्क्रीन काली हो गई। संगीत की चंचल ऊर्जा की जगह एक अजब सी खामोशी ने ले ली।
अपनी बहन की घबराई हुई प्रतिक्रिया पर विराज की मुस्कान नरम हो गई। वह जानता था कि बीटीएस उसके लिए कितना मायने रखता है, वे उसके जीवन में कितनी खुशी और प्रेरणा लेकर आए हैं। वह उसे इस बारे में तंग नहीं करेगा, वास्तव में नहीं। तो विराज ने शुरू किया। उसकी आवाज नरम थी। मेरे पास मेरी पसंदीदा राजकुमारी के लिए एक गिफ्ट है। एक गिफ्ट के उल्लेख से माही को उत्साह का झटका लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके कदमों में एक उछाल लौट आया। सचमुच? यह क्या है? यह कहाँ है? उसने उससे सवाल की छड़ी लगा दी। उसकी आवाज प्रत्याशा से भर गई। विराज हंसा। उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, चलो देखते हैं। उसने अपनी पीठ के पीछे से एक छोटा लपेटा हुआ बक्सा खींचते हुए कहा, यह यहाँ है। शायद राजकुमारी पहले अनुमान लगा सकती है कि अंदर क्या है। या मुझे दे दो भाई। माही छीनने के लिए पहुंची। इतनी आसानी से नहीं राजकुमारी, विराज ने चिढ़ाया, गिफ्ट को उसकी पहुंच से दूर खींचते हुए। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। भाई, माही ने विरोध किया। उसकी आधीरता बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह अपने अनमोल गिफ्ट को देखने के लिए बेताब हो रही थी। हाँ हाँ, यह यहाँ है राजकुमारी। विराज ने माही को गिफ्ट वापस सौंपते हुए गर्मजोशी से कहा। उत्सुकता के साथ माही ने तुरंत उसे खोला और नाजुक ढंग से नेकलेस निकाल लिया। जैसे ही उसकी नज़र नेकलेस के टुकड़े पर पड़ी, वो खुशी के आंसुओं से चमक उठी। नेकलेस पर अंकित शब्दों ने उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान ला दी। थैंक यू भाई, यह बहुत सुंदर है, उसने कहा। उसकी आवाज़ वास्तविक खुशी से भर गई और उसने उसे कस कर गले लगा लिया। विराज उस नीली आंखों वाली लड़की के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जिसने अनजाने में इस भाव को प्रेरित किया था। यह सब उसके लिए धन्यवाद था कि वह अपनी छोटी बहन के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाने में सक्षम था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने प्रिया को धीरे से नींद से जगाया। अन्य दिनों के विपरीत आज उसे कोई जल्दी नहीं थी। आज संडे था। इसके अलावा उसकी सौतेली माँ और बहन घर पर नहीं थे। शुरू में सूटकेस के साथ उनके अचानक चले जाने से हैरान होकर प्रिया इस एहसास से उबर नहीं पाई कि वे उससे कुछ छिपा रहे थे। पूछताछ करने के उनके प्रयासों को स्पष्टीकरण मिला कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं। अपने संदेहों को दूर करते हुए उसने अपने दिन का अधिकतम लाभ उठाने का संकल्प लिया। एक संतुष्ट आह के साथ प्रिया अपने बिस्तर से उठी और संडे की स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए आराम से लेट गई। अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करने के बाद उन्होंने आराम से पैनकेक और क्रिस्पी बेसन का नाश्ता किया और प्रत्येक टुकड़े का स्वाद लिया। फ्रेश महसूस करते हुए उसने एक आरामदायक स्वेटर पहना और कुछ किराने का सामान लेने के लिए स्टोर की ओर जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह बाहर निकली, तेज हवा ने उसका स्वागत किया, जिससे उसकी इंद्रियां सजीव हो गई। प्रिया सहम गई। सुबह की लापरवाह धुन अचानक आई, किसी आवाज से बिखर गई। हे पीयू, आज तुम फ्रेश लग रही हो, किसी ने पीछे से चिल्लाकर कहा। प्रिया ने घूमकर देखा। उसका सामना अपने एकमात्र सच्चे दोस्त विक्की से हुआ। उसके डर के शुरुआती झटके से राहत मिली, जिसके बाद उसकी बांह पर जोरदार प्रहार हुआ। डेविड, तुमने मुझे दिन के उजाले से डरा दिया। डेविड हंसा। उसकी भूरी आंखें चमक उठी। सॉरी पीयू, उसने उसके बालों की ओर हाथ बढ़ाते हुए पश्चाताप का नाटक करते हुए कहा। अरे इसे रोको, प्रिया ने उसका हाथ दूर कर दिया। इसके बावजूद उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। विक्की का चिल्लाना एक परिचित सांत्वना थी। जब प्रिया ने अपनी खरीदारी जारी रखी और सामान को अपनी टोकरी में फेंक दिया, तो वे एक सहचरी चुप्पी में डूब गए। विक्की उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसके दिमाग में बज रहा था गाना, एक गुनगुना रहा था। आज तुम पूरा दिन क्या कर रही हो? आखिरकार विक्की ने पूछा और झुककर स्ट्रॉबेरी जैम की ओर देखा जिसे वह जांच रही थी। कुछ खास नहीं, प्रिया ने बुदबुदाया। उसकी आवाज धीमी थी।
उसकी सौतेली माँ की आवाज उसके सिर में लगातार गूंजती रही, उन प्रतिबंधों की याद दिलाती है जिन्होंने उसके जीवन को पिंजरे में बंद कर दिया था। तो फिर आज रात मेरे साथ घूमने आओ, विक्की ने जोर से चिल्लाकर कहा। उसके उत्साह ने प्रिया को अचंभित कर दिया। उसकी आशा भरी निगाहों को पाकर उसका सिर ऊपर उठ गया। उसके सीने में चाहत की एक किरण चमक उठी। अपने घर की सीमा से बाहर निकलने का विचार एक अनोखा अनुभव था, लेकिन उसकी परिस्थितियों का परिचित भार उसके कंधों पर आ गया। विक्की, मैं नहीं आ सकती, उसने जवाब दिया। उसके शब्द निराशा से भारी थे। उसे अपनी आवाज में असहायता से नफरत थी। लेकिन क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ शहर से बाहर थी? विक्की ने दबाव डाला। किसी को पता नहीं चलेगा पीयू, तुम मेरे साथ आ रही हो और यह अंतिम फैसला है। उसने यह बात चंचल भाव से अपनी जेबों में हाथ डालते हुए कही। यह इशारा उसके दृढ़ संकल्प के बारे में बहुत कुछ बताता है। प्रिया ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला। उसकी जीभ पर लाखों कारण घूम रहे थे, लेकिन विकी उसकी आंतरिक लड़ाई से बेखबर विजयी मुस्कान बिखेरता हुआ बोला, मैं तुम्हें 7 बजे ले जाऊंगा। मुझे ना कहने की हिम्मत मत करना पीयू। पलक झपकते ही वह दुकान से बाहर निकल गया और प्रिया को गलियारों के बीच अकेला खड़ा छोड़ दिया। विराज अपनी बिजनेस पार्टियों में से एक के बीच था। उसका हाथ लापरवाही से एक यादृच्छिक महिला की कमर के चारों ओर लपेटा हुआ था, जिसे उसने इस अवसर के लिए चुना था। इस अवसर के प्रदर्शन को देखने के बाद असंख्य वर्णन किसी के भी दिमाग में आ जाएंगे। उत्तम दर्जे का विशाल संगमरमर और हस्तनिर्मित लकड़ी का काम हर कोने को सुशोभित करता है, जो एक अलग ही आभा में योगदान देता है। संगमरमर के फर्श ऊपर के झूमरों से झिलमिलाती रोशनी को दर्शाते हैं, जिससे पूरे स्थान में एक उज्जवल चमक फैल जाती है। हॉल महंगे कपड़े पहने संपन्न व्यक्तियों की उपस्थिति से गुलजार था, जो उनके भीतर एकत्रित धन और स्थिति का प्रमाण था। वह अपने एक सहयोगी के साथ अरबों डॉलर की एक परियोजना के बारे में बातचीत में व्यस्त थे। विराज का ध्यान अचानक उसके फोन की घंटी बजने से भटक गया। माफ करें, उसने कॉल का जवाब देने के लिए चर्चा से खुद को अलग करते हुए बड़बड़ाया। हाँ क्रिश, विराज ने फोन पर बात की। उसका स्वर व्यावसायिक और केंद्रित था। विराज, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज है। यह तुम्हारे पिता के बारे में है। क्रिस की आवाज तात्कालिकता के साथ लाइन से आई। मैं बस आ रहा हूँ, विराज ने जवाब दिया। जैसे ही वह पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हुआ, उसका व्यवहार बदल गया। अपने साथ आई महिला पर दूसरी नजर डाले बिना विराज तेजी से बाहर निकल गया। उसका पीछा करने का प्रयास वो लड़की ने कहा। विराज, मेरे लिए रुको, उसके पीछे कूदते हुए उदासीनता का सामना करना पड़ा, लेकिन विराज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बॉडीगार्ड को नजरअंदाज करते हुए विराज अपनी राह देख रही कार की ओर बढ़ गया। उनका ड्राइवर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। कोई जरूरत नहीं, वह चौंकते हुए ड्राइवर से चाबियां छीनते हुए चिल्लाया। ड्राइवर ने तात्कालिकता को भांपते हुए आदरपूर्वक सिर झुकाकर एक ओर हट गया। पहिए के पीछे सरकते हुए विराज ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इंजन की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और वह सड़क से बाहर निकल गया और चलती हुई रबर का निशान छोड़ गया और कानूनों की अवहेलना की। हर लाल बत्ती, हर रुकने का संकेत एक बाधा थी, लेकिन उसका पालन नहीं करना था, जो उसे अति तीव्र गति से क्रिस के घर की ओर ले जा रही थी, एक ऐसी चीख के साथ जो मरे हुए लोगों को जगा सकती थी। जेन ने कार को क्रिस के निवास के सामने अचानक रोक दिया। उसने बमुश्किल दरवाजा बंद किया। इससे पहले उसकी मुट्ठी दरवाजे पर वार कर रही थी। कुछ सेकंड बाद क्रिस ने दरवाजा खोला। यह क्या है क्रिस, तुम्हें क्या मिला? विराज ने पूछा। उसकी आवाज चिंता और आधारिता के मिश्रण से भारी हुई थी। क्रिस, उसकी आंखों में स्थिति की गंभीरता झलक रही थी। उसने बस एक शब्द कहा, अंदर आओ।
किसी अन्य प्रश्न की प्रतीक्षा किए बिना वह मुड़ा और घर के अंदर चलने लगा और विराज उसके पीछे। कृष के कार्यालय में प्रवेश करते ही वह तात्कालिकता खत्म हो गई जिसने उन्हें घर में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ की हवा भारी अनकही भावनाओं से भरी हुई थी। कृष ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उस दिन उसने बोझ से भारी आवाज में कहना शुरू किया, जब अंकल मैथ्यू की हत्या हुई तो वह ड्यूटी पर थे। उसने देखा कि दो लोग एक महिला पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वह उसे बचाने के लिए उन लोगों से भिड़ गए। विराज घूरता रहा। उसका दिमाग नई वास्तविकता को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनके पिता सम्मान के प्रतीक, किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि साहस के निस्वार्थ कार्य के लिए मारे गए थे। आपने कैसे किया? विराज चिल्लाया। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। तुम्हें यह कैसे पता चला? इसे देखो, कृष्ण ने एक छोटा मॉनिटर निकालते हुए कहा। स्क्रीन पर टिमटिमाते दानेदार काले और सफेद फुटेज, एक सड़क का कोना और अंधेरे में कुश्ती लड़ती दो आकृतियां। यह एक अलग वीडियो था जो एक भयावह गड़गड़ाहट के साथ अचानक समाप्त हो गया। यह तुम्हारे पिता की हत्या के दिन का सीसीटीवी फुटेज है, कृष्ण ने समझाया। यह केवल आपके पिता का उन लोगों से लड़ने का हिस्सा दिखाता है। इसे मिटा दिया गया है। किसी ने दावा किया है कि उस दिन कैमरा टूट गया था, लेकिन मेरे आदमी, वे आसानी से हार नहीं मानते। विराज की आंखों में आशा की एक किरण चली और फिर जल्दी ही खत्म हो गई। यह पर्याप्त नहीं है, वह बुदबुदाया। सतह के नीचे उबल रहा गुस्सा उबलने लगा। हमें और चाहिए, हमें देखना होगा कि इसके बाद क्या हुआ। बिल्कुल, क्रिस ने कहा। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति विराज की तरह ही थी। बाकी फुटेज वही सच सामने लाएगा। वह फुटेज साबित करेगा कि अंकल मैथ्यू निर्दोष थे। वह महिला, उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। उस महिला ने पूरी तरह से झूठ बोला था। विराज के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। उनके पिता, उनकी प्रेरणा, वह व्यक्ति जिसने उसने सम्मान और न्याय के मूल्यों को स्थापित किया, सही काम करने की कोशिश के कारण उनकी हत्या कर दी गई। गुस्से से उसे खत्म करने की धमकी दी। वह औरत कहाँ है? विराज गुर्राया। उसकी आवाज में एक। क्रिस अपनी मेज पर पहुंच गया। क्रिस ने एमएस डेस्क की दरार में जाकर एक लिफाफा निकाला। यहाँ उसके बारे में सारी जानकारी है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज विराज के क्रोध का एक स्थिर प्रतिवाद थी। वह अपनी दो बेटियों के साथ रहती है। विराज ने लिफाफा फाड़ दिया। तस्वीरों की झड़ी लग गई। उसकी आंखों ने उन्हें स्कैन किया। क्रोध ने उसकी विशेषताओं को विकृत कर दिया। फिर चेहरे के बीच एक छवि ने उसे ठंडा कर दिया। एक युवा लड़की जिसकी आंखें चमकीली नीली थी, उसे घूर कर देख रही थी। यह कौन है? विराज हकलाया। पहचान की एक झिलमिलाहट ने उसे झटका दिया। उसकी बेटी प्रिया, कृष्ण ने उत्तर दिया। यह नाम कमरे में गूंज उठा। अचानक विराज को सब याद आ गया। गिफ्ट की दुकान से वह नीली आंखों वाली लड़की, वह लड़की जिसने उसकी बहन के चेहरे पर मुस्कान ला दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।